वेलकम व्यूअर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टॉर्सन ऑफ शाफ्ट फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ये शाफ्ट है जिसका दोनों एंड जो है वो फिक्स्ड है, ए एंड बी। एंड ए से ए डिस्टेंस पर एक टॉर्क जो है टी वो एक्ट हो रहा है। तो अकेले यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन से हम लोग शाफ्ट में डिफॉर्मेशन और स्ट्रेस निकाल नहीं सकते हैं, और ए और बी पर जो रिएक्टिव कपल होगा वो इक्विलिब्रियम कंडीशन से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इस केस में हम लोग जो यूज करेंगे वो होगा कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ डिफॉर्मेशन। तो इसे सॉल्व करेंगे यूजिंग द कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ द डिफॉर्मेशन, यूजिंग द compatibility of deformation। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो टॉर्क लग रहा है सी पॉइंट पर, इसके कारण ए और बी एक्चुअली ये फिक्स्ड है। तो रिएक्टिव कपल जो होगा ए और बी पे, ए पर होगा टी ए रिएक्टिव कपल, और जो बी पॉइंट पे होगा रिएक्टिव कपल वो टी बी। ठीक है, ये है रिएक्टिव कपल। इसे रिजॉल्व करके हम लोग दो पार्ट्स में देखते हैं। ठीक है, सी पॉइंट पे ए सी को अलग करते हैं और बी सी को अलग करते हैं, फिर टॉर्क का हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे रिएक्ट। तो सबसे पहले टी ए और ये रहा सी, ए सी का बीच में। आप जानते हैं कि रिएक्टिव कपल यहाँ पर टी ए लगेगा। तो राइट साइड से अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कोई सेक्शन कट किए और यहाँ पर रिएक्टिव कपल है टी ए, तो अगर यहाँ पर रिएक्टिव कपल टी ए लग रहा है तो इस साइड जो होगा वो भी टी ए, क्योंकि जब हम लोग कोई सेगमेंट्स पे कपल निकालेंगे तो इस सेक्शन को पहले कट करते हैं कोई एक साइड से, या तो लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से। आप नोट कीजिए। तो अगर आप एसी यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं इस पार्ट्स पे, तो देख रहे हैं कि जो इधर का जो टॉर्क है वो क्या है, रिएक्टिव कपल टी ए लग रहा है। तो इधर टी ए इसको बैलेंस कर रहा है, इधर भी क्या होगा टी ए, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक्चुअली आप क्या देख रहे हो कि इधर जो लग रहा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ जो लगेगा टॉर्क वो लगेगा इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इधर भी लगेगा, इधर है क्लॉकवाइज, तो इस साइड क्या लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, इस फॉर्म में। आप देख सकते हो यहाँ जो हम लोग शो किए हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और ये रहा क्लॉकवाइज में। इसी तरह से बीसी सेगमेंट की अगर बात करें हम लोग, और इधर जो कपल लग रहा है आप देख रहे हो टीबी लग रहा है, तो जस्ट इसको जो बैलेंस करेगा, ठीक है, ये है एंटी क्लॉकवाइज, इधर क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज। वैसे भी आप देख सकते हो कि अगर आप सेगमेंट इसे कट करते हो और एक साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हैं हम लोग, तो इधर देख रहे हैं कि सिर्फ कितना है, एक टॉर्क है टीबी, तो इधर क्या लगेगा टीबी लगेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन लगेगा। ठीक है, अब इस दोनों को सम किए, दैट मीन्स यहाँ जो पॉइंट है सी पे टी ए और टी बी दोनों ही एक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसे कहते हैं कॉम्पेबिलिटी ऑफ डिफॉर्मेशन, यहाँ पे यूज करें टी ए प्लस टी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी के इक्वल हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। अब
टॉर्क को अगर साइन कन्वेंशन की तरह हम देखें, ठीक है, प्लस टी हुआ कि माइनस टी, तो सबसे पहले बीसी सेगमेंट पे आते हैं। बीसी सेगमेंट पे हम लोगों ने ये दिखा था कि टॉर्क देखने के लिए कि राइट साइड में हम लोग देखेंगे क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो उसे हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उसे निगेटिव। ऐसा नहीं है, ये एजम्पशन है। आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो क्लॉकवाइज को आपको ऑब्वियसली निगेटिव लेना होगा। तो हम लोग कोई एक रूल फॉलो करते हैं जो कंफ्यूजन नहीं हो। अगर आप दोनों रूल फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं जाकर कंफ्यूज होगे, ठीक है। इसीलिए हमेशा हम लोगों ने क्या किया कि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लिया और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव, और देखना है हमें राइट साइड से। चलिए, तो ये राइट साइड सी वाला सेक्शन पे आते हैं तो देख रहे हैं कि ये कौन से डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज है। दैट मीन्स यहाँ जो टॉर्क लगेगा वो निगेटिव। और अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग एसी सेक्शन में तो क्या है, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है, तो ये हो जाएगा टॉर्क जो होगा यहाँ पर लगेगा वो पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर फिगर बनाएं तो यहाँ अगर हम टॉर्क डायग्राम बनाएं, ठीक है, तो सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं ए सी बी से और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हम जानते हैं कि जो BC सेक्शन है वो जो है वो निगेटिव आया है और AC जो है वो पॉजिटिव है। निगेटिव टॉर्क और ये पॉजिटिव टॉर्क, TA TB। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जो होगा TA प्लस TB दोनों के इक्वल T होगा यहाँ पे। तो कॉम्पेबिलिटी ऑफ डिफॉर्मेशन के सेकेंड इक्वेशन से जो हम देखेंगे, जो C पे जो ट्विस्ट एंगल होगा A के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वो सेम होगा C पे जितना ट्विस्ट एंगल होगा B के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे थीटा AC, ठीक है, थीटा AC इक्वल टू हो जाएगा थीटा BC। एक्चुअली हम लोग रिस्पेक्ट में करें, पॉइंट है, ये कंटिन्यू नहीं है, इसीलिए इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। इसको हम लिखना हो जो होगा ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे किस वे में, तो इसे लिख सकते हैं थीटा यानी ट्विस्ट एंगल एट C विथ रिस्पेक्ट टू A, तो CA इस तरह से सेम होगा किसका, C पे जितना ट्विस्ट एंगल होगा रिस्पेक्ट टू B, इस तरह से इसे लिखना है। अब हम जानते हैं फॉर्मूला से, टॉर्क फार्मूला से जानते हैं T/J इक्वल टू G थीटा बाय L इक्वल टू टाउ बाय R, ठीक है, ये टॉर्क इक्वेशन है। अब यहाँ पे हमें थीटा का चाहिए, दैट मीन्स ये, और T है तो ये दोनों हम लोग को यूज करना है, इसे छोड़ दे रहे हैं। तो T/J इक्वल टू G थीटा बाय L, थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं TL/J, और G भी यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है, TL/GJ। अब यही चीज यहाँ पे पुट करना है हम लोग को, थीटा CA T टॉर्क, ठीक है, टॉर्क कितना लग रहा है A पे, TA, लेंथ कितना है, कहाँ पे है, C से A का, A G सेम मटेरियल है तो सेम होगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और J का वैल्यू इस तरह से लिखाएगा। और थीटा C भी को लिख सकते हैं हम लोग TB, L जो है वो B के इक्वल है, G सेम हो मटेरियल है इसीलिए, और J भी सेम होगा, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये दोनों को इक्वल करके लिखेंगे हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं TA इंटू A बाय GJ इक्वल टू TB B बाय
जी जे। ओके, जी जे सेम है तो ये ऐसे ही डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। इसको इस फॉर्म में लिखेंगे टी ए इक्वल टू टी बी इंटू बी, और टी ए इस तरह से निकल गया रिएक्टिव कपल। एट द एंड ऑफ ए टी ए इक्वल टू हो जाएगा बी बाय ए इंटू टी बी। ठीक है, अगर टी बी निकालेंगे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए बाय बी इंटू टी ए। अब ये क्वेश्चन उठता है कि हमारे पास जो डेटा है वो टॉर्क टी है, बी टीबी और टीए मालूम नहीं है, तो टीए और टीबी निकालेंगे कैसे? तो सो सिंपल, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 और इसे इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 में कोई एक इक्वेशन का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, जैसे कि मैं टी ए का वैल्यू पुट करती हूँ। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन द इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है? टी ए प्लस टी बी इक्वल टू टी, ये था इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 2 का। तो टी ए का वैल्यू कितना आया था? बी ए इंटू टी बी प्लस टी बी इक्वल टू टी। अब कॉमन लेंगे दोनों को, टी बी, तो b बाय ए प्लस 1 इक्वल टू टी। और हम जानते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? l के इक्वल है। तो टी बी b प्लस ए बाय ए इक्वल टू टी। और ये जो फिगर आप देख रहे हो यहाँ पर, ये टोटल जो लेंथ होगा शाफ्ट का वो L के इक्वल होगा। तो A प्लस बी इक्वल टू L, ये वैल्यू हम वहां पर पुट करेंगे। टी बी L बाय A इक्वल टू टी, और टी बी इक्वल टू ए बाय एल इंटू टी। अब हम देख रहे हैं कि टी जो है ये नोन क्वांटिटी है और अननोन टी बी है, तो ये इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। इसी तरह से अगर टी ए का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग टी बी का वैल्यू पुट करेंगे, जस्ट रिवर्स करेंगे। तो यहाँ पर टी ए का जो वैल्यू आएगा वो बी बाय एल इंटू टी के इक्वल। तो इस तरह से देख रहे हैं कि जो दो रिएक्टिव कपल है टी ए और टी बी, वो हम लोग निकाल सकते हैं। और एंगल के टर्म में अगर बात करें, एक्चुअली ये जो शाफ्ट है ये दोनों एंड इसका क्या है? फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड है तो जो कॉम्पेबिलिटी इक्वेशन है यानी जियोमेट्रिक कॉम्पेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि अगर इस पे आप टॉर्क टी लगाओगे भी तो ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है। तो ए और बी फिक्स होने के कारण यहाँ पर ट्विस्ट जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? ए और बी के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग निकालेंगे थीटा, बी रिस्पेक्ट टू ए यहाँ पर निकाले तो वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा? 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शाफ्ट जो है रोटेट हो ही नहीं पाएगा इसीलिए। और यहाँ पर अगर आप निकालते हो थीटा ए पे रिस्पेक्ट टू बी, तो इसका भी वैल्यू होगा 0। ओके, थैंक यू।